नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल सैनी है और मैं आपको मैथ्स बाय राहुल सैनी चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज की क्लास में जो हम पढ़ने वाले हैं वो है चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है ना? चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है ना? तो हम ये देखेंगे चक्रवृद्धि ब्याज काम कैसे करता है। तो देखिए, सादा ब्याज क्या होता है? सही क्या होता है? 1 साल में मूलधन पर मिलने वाला ब्याज, ठीक है ना? मिलने वाला ब्याज। अच्छा, साधारण ब्याज में क्या होता है? अच्छा, आप 1 साल ले लो या 2 साल ले लो या 3 साल ले लो या 4 साल ले लो, उसमें जब भी अमाउंट पर जो ब्याज लगेगा वो हमेशा प्रिंसिपल ही पर ही ब्याज लगेगा, ठीक है ना? प्रिंसिपल पर लगेगा, यानी मूलधन पर हमेशा ब्याज लगेगा। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है? जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है? जो ब्याज लगता है ना, जैसे 1 साल, जैसा अगर ब्याज वार्षिक रूप से, जैसे 1 साल की रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 1 साल की दी गई है, तो 1 साल बाद जितना भी ब्याज लगेगा वो मूलधन पर तो लगेगा, लेकिन आपका पिछले साल जितना ब्याज था वो ब्याज पर भी लगेगा, ठीक है ना? एक तरीके से देखा जाए तो इसकी परिभाषा क्या होगी? जब ब्याज पर भी ब्याज लग जाता है, ब्याज पर भी ब्याज लग जाए, ठीक है ना? अच्छा देखो कैसे समझते हैं, जैसे कोई एक मूलधन कितना है, माने मूलधन, इसमें नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, ठीक है ना? जैसे मान के चलो मूलधन हमारा है, एक तरीके से प्रिंसिपल है हमारा 10,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, टाइम है 3 साल, ठीक है ना? अब हम देखते हैं साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कैसे काम करता है। जो सिंपल इंटरेस्ट होगा, पहला साल, दूसरा साल और तीसरा साल, 10,000 का 10% कितना होगा? एक तरीके से 1,000। तो तीनों साल का जो ब्याज होगा, चक्र साधारण ब्याज जो होगा वो बराबर होगा। पहले साल का भी चक्रवृद्धि ब्याज बराबर हो गया, ठीक है ना? दूसरे साल का भी चक्रवृद्धि ब्याज बराबर हो गया और तीसरे साल का भी चक्रवृद्धि ब्याज बराबर हो गया, ठीक है? इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब आते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट पे। कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे काम करता है? जैसे जब वो ब्याज पर भी ब्याज लग जाए, जैसे पहले साल का ना, जैसे ये क्या होगा? समान होगा, देखिए रेट क्या है? 10% वार्षिक है, ठीक है ना? छमाही और तिमाही नहीं है, अभी छमाही और तिमाही पर भी हम आएंगे। तो वार्षिक है तो 10% के हिसाब से पहले साल का ब्याज कितना होगा? 1,000, जो कि चक्रवृद्धि ब्याज के समान होगा, क्योंकि हमेशा जो ब्याज मिलेगा वो 1 साल में मिलेगा ना, 1 साल से पहले तो कोई ब्याज नहीं मिलने वाला, ठीक है ना? लेकिन जब दूसरे साल की ब्याज आएगी तो मूलधन पर तो ब्याज लगेगा ही लगेगा, जैसे 1,000 तो लगेगा ही लगेगा, जो मूलधन प्रिंसिपल अमाउंट है। लेकिन ये जो ब्याज था पिछले साल वाला, अब वो जुड़ गया था, एक तरीके से जो 10,000 थे में 1,000 जुड़ गए, तो वो कितने बन गए? 11,000। अब इस पे जो ब्याज लगना चाहिए कायदे में कितने का मिलना चाहिए? 1,100 का। लेकिन हमने क्या करा? अलग अलग कर दिया। इस 10,000 रुपये ब्याज जो मिला वो 1,000 मिल गया, और इस 1,000 रुपये जो ब्याज के थे इस पे 10% जब ब्याज मिला तो वो 100 रुपये अलग से मिल गया, ठीक है ना? तो कितने बन गए देखा जाए तो? 1,100। 11,000 पर 1,100, यही तो हुआ। अब आते हैं तीसरे साल में। तीसरे साल में भी देखा जाए तो मूलधन पर ब्याज तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन जो ब्याज मिला उस पर भी तो ब्याज लगेगा। अब तक कितना ब्याज मिल गया? 1,000 ये मिल गया, 1,100 ये मिल गया, टोटल ब्याज कितना हो गया? 2,100। टोटल कितना हो गया? 2,100। 2,100 पे ही तो ब्याज लगेगा, तो टोटल कितना हुआ? ये 210 पे ब्याज, 210 और मिल गए ब्याज के। तो कुल मिला के कितना, जैसे साधारण ब्याज पे कितना ब्याज मिला था यहाँ पे? 3,000। यहाँ पे कितना मिलेगा? 3,000 तो ये मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन 100 ये मिला, 210 ये मिला, 310 ये मिला, तो ये कितना हो गया? एक तरीके से देखा जाए तो 3,310 रुपये का ये ब्याज हो गया, ठीक है ना? अब आपको समझ में आया साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में क्या अंतर है। अच्छा, एक चीज और समझिए कि इसमें जब बात छमाही की होती है और तिमाही की होती है, छमाही जो वार्षिक दर है, जो दर है एक्चुअल में दर, अगर छमाही होती है तो क्या होता है? 6 महीने में इंटरेस्ट लगता है, ठीक है? और छमाही संयोजित होती है तो, ठीक है ना? रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% वार्षिक है, ठीक है? अगर छमाही संयोजित है ब्याज तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी हो जाएगी? 8/2। 6 महीने में लगेगा तो 2 बार 4 4 हो जाएगी,
ठीक है ना। और अगर तिमाही होती है तो एक साल में कितनी तिमाही होती है? 4। तो रेट कितना हो जाएगा? 8/4 बराबर 2%। हर तिमाही में 2% ब्याज लगेगा। ठीक है ना। छमाही और तिमाही इस तरह से काम करते हैं। अच्छा, जैसे अभी क्वेश्चन आएंगे तो हम उसके हिसाब से समझेंगे, तो चीजें थोड़ी सी ना और क्लियर हो जाएंगी। ठीक है। एक चीज और समझनी है हमें। हम्म, देखिए, जैसे मान के चलो रेट जो है 20% है। ठीक है ना। तो 20% को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1/5। कुल मिला के बात सही है। तो एक तरीके से अमाउंट ले लिया हमने, प्रिंसिपल मूलधन हमने ले लिया 1000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 20 ईयर। ठीक है ना। तो चलो पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, 3 साल के लिए बात करते हैं। एक है पे 20% कितना आया? 20। 20 और इसका 20% कितना हो गया? एक तरीके से चलो 20 ही रहने दो, 10,000 अमाउंट कर लो। ठीक है ना। 200, ये 200, 200 का 20% 40, यहाँ पर भी 200 आया। और 200 का 20% वो 200, 200, 400, 440 का 20%। ठीक है ना। कुल मिला के ये बनेगा। हमें पहले साल का ब्याज कितना हुआ? 200। दूसरे साल का 240 और तीसरे साल का 288। ये ब्याज है पहले साल, दूसरे साल और तीसरे साल का। ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आई। अब देखो हम क्या करते हैं, इनका रेशियो निकालते हैं। इसका मैं रेशियो निकालूंगा तो 12×2 = 24, 20, 0 0 कट गया, 10/12 यानी 5/6। जो रेशियो आ रहा है वो 5/6 आ रहा है। ठीक है ना। 40 से काटते हैं, 40×5 200, 40×6 240। ठीक है ना। अब इसका रेशियो कितना आएगा? इसको हम 48 से काटते हैं, तो इन दोनों का रेशियो कितना आया? 5/6। इन दोनों का रेशियो आया 5/6। अच्छा, साल में कितना डिफरेंस है आपने देखा? क्या कहते हैं, एक साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों में से में साल में एक का डिफरेंस है। तो इससे क्या पता चलता है? इससे निष्कर्ष ये निकला हमारा, जो C1 और C2 का रेशियो है वही रेशियो C2 और C3 का होगा। ठीक है ना, एक तरीके से। और अगर ऐसे में आगे निकालना चाहूँ तो C5 और C6 का भी ये रेशियो होगा, और C10 और C12 का। अगर टाइम एंड रेट इक्वल है, टाइम और जो रेट है समान, मतलब सेम केस में टाइम और रेट, टाइम का जो गैप है, जैसे रेट तो समान रहता है, ये तरीके से टाइम का गैप। ठीक है ना। तो ये कंडीशन अप्लाई होती है, चाहे इसमें आप ले लो, जैसे मैं कह दूँ C15 और C18 का जो रेशो होगा वही C18 और C21 का रेशो होगा, क्योंकि इसमें भी 3 का गैप है और इसमें भी 3 का गैप। ठीक है ना। तो ये केस आपके समझ में आ गया, ये आप लिख सकते हैं एक तरीके से। ठीक है। अच्छा, ये तो ब्याज की बात हुई, लेकिन ये ब्याज को छोड़कर ना ये चीज कहाँ और लागू होगी? प्रिंसिपल पे भी। ठीक है ना। जैसे मिश्र धन पे जिसमें ब्याज उठ जाता है। ठीक है ना। तो A15, A16 का जो रेशो, या इस वाले केस में जैसे A5, A6 का जो रेशो होगा वही A6, A7 का रेशो होगा। ठीक है ना। अब आपको इतनी बात समझ में आ गई है? आ गई होगी आई थिंक सो। ठीक है। बस इतना ही था इसमें समझाने लायक, बाकी चीजें हम थोड़ा क्वेश्चन से समझेंगे, क्योंकि मैं उतना ना सिस्टमेटिकली समझा नहीं पा रहा हूँ। ठीक है ना। अभी मतलब चीजें मैं अच्छे से बता तो रहा हूँ, बट मैं उतना लिख के उस तरह से समझा नहीं पा रहा हूँ। ठीक है ना। सब कुछ खिचड़ी जैसा लग रहा है, बट कोई नहीं, धीरे धीरे ट्राई करेंगे तो समझ में आ जाएगा। देखिए पहला क्वेश्चन है, कितने प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से 12,500 रुपये की राशि 2 वर्षों में 14,045 रुपये हो जाएगी यदि ब्याज को वार्षिक रूप से संयोजित किया था।
एक सबसे बड़ी चीज यहाँ पर हमें ये चीज देखनी होगी, हम मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जितने अधिक से अधिक क्वेश्चन होंगे ना उनको जो है हम रेशो के थ्रू करेंगे। रेशो के थ्रू चीजें बहुत ज्यादा आसान हो जाएंगी, ठीक है ना। एक अमाउंट कितना है 12,500, दूसरा अमाउंट कितना है 14,045। काट के देखें किससे कट जाएगा, 5 से काट लेते हैं, 25 पंजे 125, ठीक है ना। 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40, 28 ठीक है ना। हाँ जी। अब ये रेशो 2500 का बनना है, और ये अच्छा हमें ये देखना है कि एक चीज और मैं समझानी भूल गया था, मैं आपको एक चीज और मैं बैक में समझा देता हूँ। एक चीज और आप समझ लीजिए थोड़ी सी यहाँ पर, जो मैं अभी समझाने में भूल गया हूँ। जैसे कैसे मैं बताऊं, 2 साल, जैसे 1,000 पर 10% अमाउंट है, प्रिंसिपल 1,000 है, रेट 10% है, ठीक है ना। तो पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, ठीक है। पहले साल पे ब्याज कितना है 100, 100 और इसका 10 रुपये, 100 और तीनों का मिला के कितना हो गया, तरीके से देखा जाए तो 210, ठीक है ना। तो यहाँ पे तो हमेशा तो ये रहेगा, तो 10, ये कितना हो गया 13 रुपये, 310 रुपये, ठीक है ना। ये तो ब्याज हो गया, प्रिंसिपल ये है। तो अमाउंट कितना हो जाएगा, पहले साल तो 1,000 ही रहेगा, ठीक है ना। 400, पहले सॉरी, पहले साल कितना हो गया 1100, दूसरे साल 1210, और तीसरे साल 1300, 1300, 1,000 और 310, 1310, ठीक है ना। मैं आपको क्या चीज नहीं समझा पा रहा अभी, ठीक है। देखिए जो प्रिंसिपल था एक तरीके से 100 था, 1,000 था, और पहले साल जैसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, एक तरीके से 1,000 प्रिंसिपल था। इन दोनों का रेशो कितना आया 10:11, और इसका इसका रेशो निकालूंगा तो कितना आएगा, ठीक है ना। जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ A0 और A2 का रेशो, ठीक है ना, कितना आएगा, प्रिंसिपल और A2 का रेशो एक तरीके से, तो कितना आएगा देखो, 1,000 से कितना हुआ 1210, तो ये कितना हो गया 10 से सॉरी 100 और 121, तो ये 10 का स्क्वायर 11 का स्क्वायर, ये तो रेशियो निकल कर आ रहा है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था 10%, ठीक है ना। तो 10 से 10 का परसेंट कितना जोड़ा 11 हो गया। तो जब 2 साल की बात आएगी तो जो ब्याज का उनका जो क्या कहते हैं मूलधन का जो रेशियो, सॉरी मिश्र धन का जो रेशियो होगा वो उनके स्क्वायर के अनुपात के स्क्वायर के इक्वल होगा। जब लेकिन 3 साल वाले की बात आएगी तो 1,000 1310 ये तो है। इसमें मैं क्या करूंगा एक तरीके से देखा जाए तो 10 का क्यूब, अरे 1310 क्यों आया, 210 1310, 3 साल वाले में क्या आएगा 1331 आएगा ना, 10 नहीं आएगा, ये 1331 आएगा। यहाँ पे जो ब्याज आएगा एक तरीके से 10, एक और आएगा ना 210 का 21 आएगा, सॉरी 121 आएगा। ये ब्याज बनेगा, अमाउंट बनेगा 1331, ये 10 का क्यूब और 11 का क्यूब। देखिए दोबारा समझा, माना कि कोई राशि 1,000 रुपये है और रेट ऑफ इंटरेस्ट 10, तो हमने क्या देखा पहले साल का ब्याज 100 रुपये, दूसरे का 110, तीसरे का एक तरीके से 100 और 21 121, ठीक है ना।
हमने उनको जोड़ दिया तो अमाउंट बना 11, 1210 और 1331, ताकि 1310 बनेगा, 1331 बनेगा। तो जो प्रिंसिपल का पहले साल का ब्याज है, जैसे एक साल की बात आएगी तो रेशो 10, एक साल के लिए 10:11, 2 साल के लिए 10 का स्क्वायर 11 का स्क्वायर, 3 साल के लिए 10 का क्यूब 11 का क्यूब। देखो एक साल में 1,000 है, एक साल बाद अमाउंट कितना हो गया 1100, रेशियो निकालूंगा तो 10:11 आ रहा है। दूसरे साल में दो, जब पहले क्या कहते हैं मूलधन, और दूसरे साल का कितना है 1210 है, रेशियो निकाला 100:21, लेकिन इससे हमें क्या पता चलता है ये 10 का स्क्वायर है, 11 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे स्क्वायर का रेशियो निकल गया। तीसरे साल से कंपेरिजन करते हैं तो मूलधन तो 1,000 ही होगा, और ये 1331 आ रहा है, तो डायरेक्ट क्यूब का रेशियो बन रहा है 10 का क्यूब और 11 का क्यूब। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अगर एक साल की बात होगी तो सिंगल पावर, 2 साल की बात होगी तो डबल पावर, 3 साल की बात होगी ट्रिपल पावर, 4 साल की बात होगी तो पावर 4। इस तरह से काम करेंगे चीज़ें, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन पे। जब क्वेश्चन पे आए गए तो 2500 और 2809 ही है, तो इससे हमें देख के थोड़ा सा आइडिया क्या पता चल रहा है, ये जो है 50 का स्क्वायर है और ये है 53 का स्क्वायर, यानी ये 2 साल बाद हो रहा है तो स्क्वायर ही बनाऊंगा मैं, जाहिर सी बात है 2 साल में स्क्वायर बनना है। तो एक साल में जब कितना हो रहा होगा 50 से 53 का रेशियो हो रहा होगा, यानी एक रेट ऑफ इंटरेस्ट एक साल में निकालते हैं, यानी रेशियो 100 बना लेता हूँ इसको, तो मैंने मल्टीप्लाई बाई 2 कर दिया, तो ये 100 पर 106, 100 रुपये पे कितने रुपये मिल रहा है 6, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया 6%। तो बनाने में रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने में ज़्यादा आसानी होती है, ठीक है। तो ऐसे एक दो और क्वेश्चन करते हैं जिससे आपको चीज़ें थोड़ी सी और समझ में आएंगी। देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई राशि 4 वर्षों में 8,000 रुपये और 5 वर्षों में 8,400 हो जाती है। ब्याज वार्षिक रूप से सही जो होता है छठे वर्ष के अंत में समान राशि की निश्चित धनराशि क्या होगी? देखते हैं इसे कैसे करेंगे आप। अच्छा क्वेश्चन है, सोच के देखें। देखो, चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई राशि 4 वर्षों में 8,000, C4 C5 का जो रेशो का साल का अंतर 1 साल का है, तो C5 और C6 का वो रेशो होगा, छठे वर्ष का पूछ रहा है ना हमसे, तो 5 और 6 का रेशो निकालेंगे। ये 8,000 से कितनी हो रही है 8,400, 20:21 बनना है। पावर सिंगल ही लेंगे क्योंकि एक साल की बात हो रही है। C5 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, तो इनका भी रेशो कितना बनेगा 20:21, तो 20 की वैल्यू यहाँ पे कितनी 8,400, क्योंकि ये 5वें साल की राशि है, ठीक है ना। तो कितनी बार गुणा करना पड़ा है, देखो 420 भाग दूंगा तो ठीक है ना, तो 21 की गुणा 420 से कर दूं तो अमाउंट कितना आ गया 8,820, ठीक है ना। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो रेशो से करने में हमको ये ज्यादा आसानी है, जब एक साल का गैप है तो पावर भी जो होगी सिंगल पावर होगी। अगर मैं यही कह देता C4 और C6 का, तो ये 2 साल का अंतर निकल के आ जाता, ठीक है ना। देखेंगे आगे वाले क्वेश्चन में, वो थोड़ा सा बेसिक समझने की बात है, उसके बाद इन क्वेश्चन से कुछ भी नहीं है। देखिए, ₹X की राशि प्रति वर्ष एक निश्चित दर पर 3 वर्षों में 27,900 और 6 वर्षों में 41,850 रुपये हो जाती है, यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है तो एक्स मान क्या है, यानी मूल अमाउंट पूछा है, तो कैसे करेंगे। देखिए, हमने माना कोई अमाउंट पी है, 3 वर्षों में वो कितना हो गया 27,900, फिर अगले 3 वर्षों में 41,850, यहाँ भी 3 में हो रहा है, यहाँ भी, तो टोटल 6 वर्षों में हो गया ना, टोटल कितना हो गया 6 में, ठीक है। अभी तो यहाँ 3 में, यहाँ 3 में, 3 3 साल बाद इन दोनों का रेशो निकालें एक तरीके से, 13×2 = 26, 13×3 = 39, 900 यानी 450, 50 दिए 1250, 450 तो नहीं 900, 500। एक तरीके से ये रेशियो कितना आ रहा है 2:3, ठीक है ना। ये आ गया 2:3, तो यहाँ भी P और इसमें कितने का रेशियो होना चाहिए 2:3 का। 3 की वैल्यू कितनी है 27,900, ठीक है ना। तो 3 की वैल्यू कितनी आ गई 27,900, 1 की वैल्यू कितनी आ गई 3×9 = 27, 9,300, 2 की वैल्यू कितनी आ गई 9×2 = 18,600, ठीक है ना। ये हमारा आंसर हो गया, 2 की वैल्यू कितनी आ गई 18,600, ठीक है। कोई दिक्कत।
होनी तो नहीं चाहिए वैसे। अब चीजें आई थिंक समझ में आ रही होंगी। अगला क्वेश्चन देखें। ये सीजीएल मेंस 2022 में आया है। ठीक है। एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 4 वर्ष बाद 11,880 रुपये, 6 वर्ष बाद 17,820 रुपये आते हैं। ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित है, तो धनराशि का आधा पूछा है। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है। देखिए तीन चीजें, 4 वर्ष और 6 वर्ष। 4 वर्ष बाद फिर 2 वर्ष बाद, ये अंतर है ना। 11,880 और ये कितनी हो रही है, 17,820। 4 से तो नहीं कटेगा, 2 से काट लेते हैं। तो फिर 1200, 600 तो 1800। यहाँ पे 12 कम है, तो यहाँ पर 18 कम है। 2:3 का रेशो आ रहा है। लेकिन जो पी और इसमें जैसे 2 दूनी 4, यहाँ पे 2 साल बाद हो रहा था, यहाँ पे 4 साल बाद अंतर है, यानी 2 का स्क्वायर आ रहा है। ये चीज समझो ना आप। 2 साल जैसे यहाँ पे 2 साल लग रहा है, लेकिन यहाँ पे समय जो है दुगना लग रहा है। तो यहाँ पर जो रेशो आ रहा होगा, तो 2:3 का स्क्वायर का रेशो आ रहा होगा, यानी 4:9 का रेशो आ रहा होगा। ठीक है ना। इतनी बात समझ गए। यहाँ 4 साल है और यहाँ 2 साल है। 2 साल में 2:3 का रेशो, तो 4 साल में 4:9 का रेशो आएगा। तो यहाँ पे 9 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 11,880। तो एक तरीके से 9 का 9 बचा 2, 9 3 27, 9 दूनी 18। 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 1320। 4 की वैल्यू कितनी आ गई, 13 चौका 52, 20 चौका 80, 5 है की वैल्यू 5280। लेकिन हमसे पूछे कितनी है, 2 की। अरे 2 की ही निकाल देता, आधा पूछा है ना। तो 26 40, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है ना। देखिए 2 साल का वो दे रखा था, लेकिन इससे पहले हमने 4 साल चला दिया, तो 4 साल में स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है ना, क्योंकि डबल टाइम है। टाइम डबल और ट्रिपल में ऐसे ही करना पड़ेगा। ठीक है। एक राशि 15 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज की निश्चित दर से 2 गुनी हो जाती है, कितने वर्ष में समय की 4 गुना हो जाती है। तो पी अमाउंट है 1 से 2 हो रहा है, कितने वर्ष में, 15 वर्षों में। कितना करना है, 1 से 4 करना है, समय की 4 गुना। तो 4 कितना है, 2 का स्क्वायर। ठीक है ना। टाइम यहाँ पे 15 वर्ष लग रहे थे, तो यहाँ पे कितने लगेंगे, 15 गुणा 2, 30 वर्ष। आसान है। ठीक है ना। जैसे ऐसे समझो, पी कोई अमाउंट था, जैसे 1 था, 1 से 2 हुआ 15 में। ठीक है ना। फिर यहाँ दुगना हुआ ना, अब ये 2 से 4 अगले 15 में हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ से भी दुगना होगा, रेशो सामने सेम रहेगा ना। 1 से 2 हो गया, 2 से 4 हो गया, टोटल टाइम कितना हो गया, 30 वर्ष। ठीक है। आसान है। चाहे तो ये देख लो, ये 2 की कितनी पावर बननी है, या फिर इस तरह से कर लो। जो पहले बार का होता है उसकी पावर देखते हैं, दूसरा वाला टाइम कितना बनना है, वो गुना कितना बनना है। जैसे ये क्वेश्चन है, एक निश्चित राशि चक्रवृद्धि ब्याज दर 4 वर्षों में 3 गुना आती है, तो कितने पर 9 गुना कब हो जाएगी। देखिए 1 से कितनी हो रही है, 3 गुना। फिर 1 से कितनी हो रही है, 9 गुना। ये कितना है, 3 का स्क्वायर। ये तो बनना है, पहले का स्क्वायर देखते हैं, दूसरा वाला बनना होता है। ये कितने वर्ष में हो रही है, 4 में। ये कितने हो जाएंगे, 4 गुना 2, क्योंकि स्क्वायर है, 8 वर्षों में। ठीक है ना। या फिर 1 से 3 कितने में हो रही है, 4 में। फिर इसकी भी तो 3 गुना होगी ना, 3 का 3 गुना कितना हो गया, 9। ये भी अगले 4 में हो जाएगी, 4 4 टोटल। ठीक है ना। बेसिक तरीका ये है। और ऐसे याद रखो, क्योंकि ऐसे ना जब पूछेगा वो 16 गुना, 32 गुना, 56 गुना, तो ऐसे याद नहीं रहा। फिर यहाँ देखना होता है पावर। जैसे पूछ ले कि हमसे 243 गुना कितना या 729 गुना कितना होगा, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, फिर 3 की पावर 6 डायरेक्ट। फिर 4 6 24, 24 साल में 729 गुना हो जाएगी। इस तरह से काम करेंगे ये चीज। ठीक है। जैसे एक निश्चित धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज 5 वर्षों में 2.5 गुना हो जाती है, तो कितने वर्षों में ऐसा ऐसे ही 1/4 गुना हो जाएगी। देखिए कितना आसान है। अरे भाई देखो, 5 वर्ष में 2.5, तो 1 से 2.5 हो रही है। और एक समय कितनी करनी है, 6 से 1/4 बराबर 6.25। अच्छा देखने पर नहीं पता चला इसका स्क्वायर बनना है, 2.5 का स्क्वायर। ठीक है। तो यहाँ पे 5 वर्ष में हो रही थी ये कितने में हो जाएगी, 5 गुणा 2, 10 वर्ष में। तो देखने पे पता चल जाता है कौन किसका स्क्वायर बनना है। तो ये कितने में हो गई, 10 वर्ष में। आसान है। ठीक है ना।
इतना ज़्यादा कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। देखिए मैं ज़्यादा रोक रोक के क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, क्वेश्चन थोड़ा तेज कराऊंगा, हमको फालतू की बात नहीं करेंगे, सीधे मुद्दे पे क्वेश्चन करेंगे। देखिए 4,000 रुपये की राशि 10% प्रति वर्ष की दर से उधार दी जाती है, वार्षिक ब्याज दर से संयोजित होता है। दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। अच्छा देखिए काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसे कैसे करेंगे आप बताइए। 4,000 का कोई अमाउंट है, ई बराबर कितना है, रेट कितना है 10%। हम क्या करते हैं, ऐसे लिख लेते हैं पहले, पहला दूसरा तीसरा। पहले साल का ब्याज, दूसरे साल का 400 पे, इस पर 40 लगा 10%। तीसरे साल का 400 पे लगा, 400 तो रहेगा रहेगा, इस 400 का कितना हो गया +40, और इस 440 का कितना हो गया +44। ठीक है ना, तो 44 हो गया। एक तरीके से समझ गए ना। तीसरे ये तो सेम रहता है, इसका ये लग गया 40, तीसरे साल में क्या होगा वो इन तीनों का मिला के भी लगेगा। तो इसका तो 40 हमने ये लिख दिया, इसका और इसका मिला के कितना हो गया 44 हमने ये लिख दिया। ठीक है, पूछा क्या है हमने कि दूसरे और तीसरे साल का, दूसरे तीसरे साल में हमने 440 ये सेम है, 440 ये सेम है, तो अंतर कितना आ गया 44। तो हमारा आंसर कितना हो गया 44। इससे ज़्यादा आसान क्वेश्चन तो कुछ भी नहीं हो सकता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 7200 की एक धनराशि निश्चित वार्षिक ब्याज दर पर 8% में 9,800 हो जाती है, जबकि ब्याज को वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि किया जाता है। इस ब्याज दर पर 4 वर्षों में 6,210 की राशि चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। अच्छा, रेट ऑफ इंटरेस्ट एक्चुअल में हमने पूछा है, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। 7200 8 वर्ष में कितनी हो जाती है, 9,800 रुपये हो जाती है। ठीक है ना, रेशियो निकालते हैं। 36:49 आ गया। मेरे को एक बात बताओ, ये 8 वर्ष का रेशियो है, हमें निकालना है 4 का। टाइम कितना हो रहा है, दुगना है ना, तो ये स्क्वायर होना चाहिए। जब दुगना टाइम है तो ये स्क्वायर होना चाहिए, तो ये 6 का स्क्वायर लिख सकता हूँ इसको, और इसको कितना लिख सकता हूँ 7 का स्क्वायर। ठीक है ना, ये लिख दिया। लेकिन जब 4 वर्ष वाले में बात आएगी तो 4 वर्ष वाले में 6:7 हो जाएगा। दुगना करेंगे जब 8 वर्ष की बात, एक तरीके से जैसे यहाँ पे 4 लिख लो, ठीक है ना, 4 6 7 हो गया। जब 4 का दुगना करेंगे, गुणा 2, 8 वर्ष में स्क्वायर हो जाता है। ठीक है ना, डबल। तो अब जो रेशियो बनेगा अमाउंट का 6:7 बनेगा, ये तो बनेगा। अब 8 वर्ष का टाइम तो 3649 का बनना था, टाइम आधा हो गया तो पावर अंडर रूट ले लिया एक तरीके से, यही चीज हो गई। अब क्या करा, 4 वर्ष में 6,210 की राशि पर कितना ब्याज लगेगा। यदि 6 की वैल्यू 6,210 है, 7 की पूछ रहा है कायदे में, यानी 1 की पूछ रहा है, वो पूछ रहा है ब्याज। ब्याज तो एक ही बढ़ रहा है ना, ठीक है ना, ब्याज तो एक ही बढ़ रहा है, तो एक की 6 की वैल्यू ये है तो 1 की निकालो, 6 से भाग कर देता हूँ, 6 का ना 6, 0 आ गया, ये 0 भी नहीं आएगा, ये 0 आएगा, 1,035। ठीक है ना, 435 का 210, ये तो आंसर हो गया। इससे ज्यादा क्या आसान है भाई, टाइम आधा हो गया तो यहाँ पर अंडर रूट भी तो आएगा। यही चीज तो होती है, जब टाइम दुगना आता है तो स्क्वायर कर देते हैं, आधा हो गया तो अंडर रूट हो गया, टाइम 3 गुना हो गया तो क्यूब, वो क्या कहते हैं क्यूब कर दिया, और टाइम जो है एक तरीके से 1/3 हो गया तो क्यूब रूट ले लिया। भाई यही तो चलती है सीक्वेंस इसमें। ठीक है ना, इतनी बात आपको समझनी है बस, इतनी बात समझ में आ गई तो इसमें कुछ भी नहीं बचा। जैसे अगला क्वेश्चन है, ये देखो, 11 से 1/9% ब्याज की एक राशि निश्चित धनराशि, दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 520 रुपये, तो उस राशि का समान दर से 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बताना है। अच्छा क्वेश्चन है, सोचो एक बार इस क्वेश्चन में हम क्या कर सकते हैं। बारिश आ गई यार। देखो 11 से 1/9% की वैल्यू कितनी है, 1/9, यानी कोई चीज एक साल में 9 से कितनी हो रही है। ठीक है ना, एक साल में कितना ब्याज मिल रहा है, दूसरे वर्ष का ब्याज 9 से 10। ठीक है ना, पहले साल का ब्याज कितना था 9, पहले साल का। दूसरे साल का ब्याज कितना था 10, लेकिन दूसरे साल में उन्होंने क्या कहा 1.5 वर्ष, 6 महीने ही चलाया दूसरे साल में, तो 6 महीने का कितना आ गया 10/2 बराबर 5। ठीक है ना, टोटल ब्याज कितना मिला 9 + 5 = 14। ठीक है ना,
ये दूसरे साल का दूसरे वर्ष का ब्याज कितना है 520, यानी 10 की वैल्यू कितनी है 520, 1 की वैल्यू कितनी है 52, 14 की वैल्यू कितनी होगी 4 दूनी 8, लास्ट में 8 किसमें 728 में, ठीक है ना 728। दोबारा समझा देता हूँ, देखो एक बार 11 से 9 कोई चीज जो है 9 से 10 हो जाती है एक साल में, यानी पहले साल का ब्याज 9 था, दूसरे साल का ब्याज 10, ठीक है ना। अब मुझे एक बात बताओ, पहले साल तो 9 मिला ही मिला, जब 1.5 वर्ष की बात हो रही है तो पहले साल तो 9 मिला ही मिला, हमने 9 ये ले लिया पहले साल का, ठीक है ना। दूसरे साल में जो ब्याज मिला था 10 मिला था, लेकिन पूरे साल में मिलता 10, उन्होंने कितना चाहा 0.5%, यानी 6 महीने का टाइम लिया, जो 6 महीने में 10 की जगह कितना मिलेगा 5 ही तो मिलेगा दूसरे साल का, तो पहले साल का 9, दूसरे साल का 5, टोटल एक तरीके से कितना है 14, 14 ही तो ब्याज मिलेगा एक तरीके से। तो दूसरे साल का जो उन्होंने पूरे पूरे साल का ब्याज दे रखा था, यानी दूसरे साल का जो 10 ब्याज था, 10 की वैल्यू कितनी दे रखी थी 520, 1 की वैल्यू 52, तो 14 की वैल्यू कितनी है 728, ठीक है ना। इससे ज्यादा आसान तरीका नहीं हो सकता ऐसे करने का। जैसे देखिए, तीसरे वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 1200, 5वें वर्ष के लिए 30,000, तो चौथे वर्ष के लिए बहुत आसान है भाई। चौथे वर्ष के लिए कितना है भाई, मेरे को देखो C3 और C5, 2 साल का अंतर है, तो मेरे को जब 2 साल का अंतर दिख रहा है तो मैं एक साल, अब मुझे कितने का निकालना है एक तरीके से चौथे वर्ष का निकालना ना, C3 और C4 एक तरीके से कह लो। तो मैं क्या करूंगा, एक तरीके से 2 साल का अंतर है उसे रूट में लेके 1 साल का अंतर निकाल लूंगा ना, 1 साल 2 साल का रेशियो है हमारे पास, 1 साल का रेशियो निकाल लूंगा। तो कितना बैठ रहा है 1200 और 30,000, 1200 रेशियो 30,000, मैंने क्या करा काट दिया, तो 12 रेशियो 300, 1 रेशियो 12 दूनी 24, 60, 1 रेशियो 25 आ गया, ठीक है ना। तो ये 2 साल के डिफरेंस में आ रहा है 1 रेशियो 25, लेकिन 3 से मुझे 4 करना है, ये 3 से 5 2 साल में हो रहा है तो 1 रेशियो 25 हो रहा है, मैं 3 से 4 से करूंगा तो 1 साल का अंतर आएगा, तो चौथे वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, जब 1 की बात करूंगा तो 1 से 5 हो जाएगा, ठीक है ना, 1 से 5 हो जाएगा क्योंकि अंडर रूट ले लूंगा 1 साल के लिए, ठीक है ना। तो इन्होंने क्या पूछा 1200 था, अगर 1 की वैल्यू 1200 है, 5 की वैल्यू कितनी आ गई 6,000, यही तो अंतर आंसर आ जाएगा, ठीक है ना, समझ में आ गया। तो आज की क्लास में हमने थोड़ा से इन चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चन करे थे, ठीक है ना। अब डेली बेस पे क्लास आएगी, अब तक थोड़ा सा डिसकंटिन्यू हो गया था, और थोड़ा सा आप सपोर्ट करते रहिए, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, ठीक है।